नमस्कार, जीएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्राचीन इतिहास से क्लास 8 पढ़ेंगे। अब तक हमने 7 क्लास पढ़ चुके हैं। आज हम क्लास 8 पढ़ेंगे। बच्चों, इस चैनल पर फ्री में जीएस का नोट्स उपलब्ध करवाया जा रहा है। अब तक मध्यकालीन भारत का इतिहास पूरा ख़त्म करा दिया गया है। आप इस चैनल पर देख सकते हैं। अब है प्राचीन इतिहास की बारी। प्राचीन इतिहास जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद हम पॉलिटी का पूरा सिलेबस पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम गुप्त काल के बारे में जानेंगे। गुप्त काल के बारे में जानने के कुछ साक्ष्य मिले थे। उसका साक्ष्य साहित्यिक साक्ष्य थे और अभिलेखीय साक्ष्य थे। साहित्यिक साक्ष्य से इसका अर्थ है विष्णु पुराण, वायु पुराण एवं ब्राह्मण पुराण, देवी चंद्रगुप्तम, विशाखा दत्तकृत, कालिदास की रचनाएं, विदेशी यात्राएं, फायान होनसांग ईटीसी, ये सब क्या थी? साहित्यिक साक्ष्य थे। और इसके अभिलेखीय साक्ष्य क्या प्राप्त हुए थे? समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रस्थि, कुमार गुप्त का विसल, स्कंदगुप्त की भीतरी, प्रभावती गुप्त का पुना ताम्रपत्र। आखिर ये गुप्त कौन था? गुप्त वैश्य था कि ब्राह्मण था कि शूद्र था? क्या था ये? वैश्य होने के पक्ष में कुछ लोग तर्क देते हैं कि रोमिला थापर, रामशरण शर्मा आदि इतिहासकारों ने गुप्तों को वैश्य माना है। कारण इसका यही था कि स्मृतियों के अनुसार नाम के पीछे गुप्त उत्तरांश लगाना वैश्यों की एक विशेषता है। गुप्त वैश्यों का एक गोत्र भी है। इसका एक कारण यह भी माना जाता है कि गुप्त वंश से संस्थापक केवल गुप्त प्राप्त होता है। इसी आदर भाव से जोड़ा गया उपसर्ग ही इस प्रकार गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त माना जाता है। और ब्राह्मण होने के पक्ष में इसका क्या तर्क है? राम चौधरी ने गुप्तों को ब्राह्मण वंशी माना है। इसका कारण था पुष्यमित्र संगु षष्ठ महर्षि धारणी में गुप्त गोत्र को ब्राह्मण वंशी बताया गया है। इसका एक कारण गुप्त शासकों द्वारा अपनी पुत्रियों का विवाह ब्राह्मणों के साथ किया, जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वकाटक शासक द्वितीय से एक भानुप्रगुप्त ने अपनी बहनों का विवाह भी ब्राह्मणों से किया। लेकिन गुप्त काल में एवं मौर्योत्तर काल में जाति प्रथा प्रबल थी, इसीलिए इसके अंतर्गत अंतर जातीय विवाह अमान्य था। और इस प्रकार गुप्तों की पुत्रियों के ब्राह्मणों से विवाह उन्हें ब्राह्मण वंशी मानने को प्रेरित करते हैं। परंतु इस समय अनुलोम विवाह यानी उच्च वंश का निम्न वंश की कन्या प्रचलित था उस समय। यह पुनः इस तथ्य से उल्लासित किया गया, उलझा देती है, मतलब यह पुनः इस तथ्य को उलझा देती है। अतः ये कौन थे, इसका कोई प्रामाणिक साक्ष्य नहीं मिला है कि गुप्त कौन थे, ब्राह्मण थे कि वैश्य थे। गुप्त वंशीय शासक, इसके बारे में श्रीगुप्त, प्रभावती गुप्त का पूना स्थित ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार श्रीगुप्त को गुप्त वंश का आदि पुरुष माना गया है। अतः गुप्त वंश की स्थापना का श्रेय ही श्रीगुप्त को प्राप्त है। श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी। घटोत्कच गुप्त, यह श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी था। घटोत्कच ने भी महाराज की उपाधि धारण की थी। श्रीगुप्त एवं घटोत्कच गुप्त को पूर्व स्वतंत्र शासक नहीं माना गया है, क्योंकि इन दोनों ने महाराज की उपाधि धारण की थी और उस समय महाराज की उपाधि सामंतों को प्राप्त हेतु थी तथा पूर्ण स्वतंत्र शासक महाराज धीराज की उपाधि धारण करते थे। चूँकि चंद्रगुप्त फर्स्ट ने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी, इसी कारण चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना गया है। चंद्रगुप्त प्रथम इसका 319 ईस्वी से 334 ईस्वी तक रहा। यह गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। इसे गुप्त वंश की महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। गुप्त वंश में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने वाला शासक यही था। कौन था? चंद्रगुप्त। ठीक है, और इसके बारे में अब समुद्रगुप्त 335 से 380 ईस्वी। समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त का विजय अभियान, इसका 5 चरण है। समुद्रगुप्त का विजय अभियान 5 चरण में है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, ये पांचों चरण आप देख लीजिएगा। ये पांचों
एक एक बार पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा आखिर वो 5 ऑर्डर कौन क्या थे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, देवगुप्त, इनकी उपाधियाँ थी यानी चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को ही देवगुप्त के नाम से जानते हैं। इनकी उपाधियाँ क्या थी? इनकी उपाधियाँ विक्रमादित्य, परम भागवत थी। इनका अन्य नाम भी था जैसे लोग देवगुप्त, देवराज, देवश्री कहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था और गुप्त काल में चांदी के सिक्के चलाने वाला प्रथम शासक यही था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही विक्रम संवत की स्थापना की थी। विक्रम संवत की स्थापना चंद्रगुप्त ने ही की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फायान आया था। चीनी यात्री जो चीन को बोलते हैं हम लोग, ये एक बार एमटीएस का ये पूछा गया प्रश्न है कि ये वाला जो संवत वाला था ना, विक्रम संवत की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में 9 रत्न थे। वे 9 रत्न पहले धन्वंतरी थे जो कि चिकित्सा क्षेत्र में थे। दूसरे कवि थे कालिदास जो कि लेखक थे। एक घाट घप्पर थे, घाट घप्पर इनका नाम था। देखिए यहाँ से हम जूम कर देते हैं, ये रहा, आपको अभी दिखाई देने लगेगा। आपको जब भी आप इस वीडियो को देखें तो अपनी क्वालिटी को बढ़ा लें। वीडियो आप स्पष्ट रूप 360 पर भी देखेंगे तो एकदम आपको क्लीन दिखेगा। घाट खप्पर यह कवि थे और तीसरे थे कालिदास जो कि ये लेखक थे। चौथे थे वारामिहिर जो कि खगोल शास्त्री थे और पांचवें हमारे, रुकिए वीडियो इधर हिल रहा है, पांचवें थे अमर सिंह। छठे थे कसनसक जो कि ज्योतिषाचार्य थे। वरुचि जो संस्कृत व्याकरण के थे जानकार थे। बेताल भट्ट थे मान्य शास्त्र। शंकु शिल्य शास्त्र के थे। कुमारगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। अब आइए स्कंदगुप्त के बारे में जानते हैं। स्कंदगुप्त इसकी उपाधि क्रमादित्य थी और इसका अन्य नाम देवराय था और इनके बारे में आप ऐसे ऐसे स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही प्रथम हूण आक्रमण हुआ था जिसे स्कंदगुप्त ने विफल कर दिया था और स्कंदगुप्त ने अपनी राजधानी अयोध्या में स्थानांतरित की थी। अब आइए विष्णुगुप्त तृतीय के बारे में जानते हैं। यह गुप्त वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद गुप्त साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया था। अब आइए रामगुप्त प्रकरण के बारे में जानते हैं। विष्णुगुप्त तृतीय गुप्त वंश के अंतिम शासक थे, ये आप याद रखिएगा। गुप्त शासकों के रूप में रामगुप्त का नाम देवी चंद्रगुप्तम, हर्षचरित, काव्य मीमांसा आदि ग्रंथों से प्राप्त होता है। यह समुद्रगुप्त के पश्चात गद्दी पर बैठा, परंतु यह एक कायर शासक था। इसके समय में शक आक्रमण बढ़ गए थे जिसे इसने अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शकाधिपति के लिए सौंपकर राज्य में शांति बहाल करने की कोशिश की, परंतु रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय को इस बात की भनक नहीं लगी तथा वह अपनी स्त्री के वश में ध्रुव देवी के स्थान पर शक शिविर में गया तथा मौका पाकर शकाधिपति की हत्या कर दी गई उसी समय। इसके बाद इसने अपने कायर भाई की भी हत्या कर दी तथा इसने स्वयं गद्दी पर बैठ गया एवं ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण थे ये, कुछ पॉइंट में लिखा गया है, आप देख लीजिएगा। गुप्तकालीन की प्रशासन व्यवस्था का थी। उस समय राजदत्त का द्वैतीय उत्पत्ति का सिद्धांत लोकप्रिय था। राजपद वंशानुगत था परंतु ज्येष्ठाधिकार का अटल प्रथा का अभाव था। यही था इसका मेन। केंद्रीय प्रशासन एवं प्रांतीय प्रशासन था इसका। पहले राजा होते थे, तब देश, तब राष्ट्र, तब उसका प्रांत मिलता था, तब उसका जिला मिलता था, तब तहसील, तब पेठ, तब गांव। ये सब पेठ क्या होता है, विधि क्या होता है, जिला क्या होता है, इसके बारे में भी सामने मैं लिख दिया हूँ और ये पिछले वाले क्लासेस में मैंने आपको यह समझा भी दिया है।
इनका निर्माण आखिर कैसे होता है और क्या क्या होने पर इनका नाम पड़ता है। गुप्त साम्राज्य के प्रशासनिक अधिकारी कौन थे? महाबलाधिकृत सेनापति थे, अंगरारिक थे जो कि दान विभाग के प्रधान थे। ये सब उनका ये भी नोट कर लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा तो ठीक ही रहेगा। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था जो कि कृषि से थी। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इसके भूमि के प्रकार थे वास्तु भूमि, सदलबल भूमि, अपराध भूमि, ऐदिक भूमि। और इसका राजस्व भू राजस्व ही राजस्व का आय का मुख्य साधन था। भू राजस्व कुल आय का 1/6 हिस्सा होता था। विभिन्न प्रकार के यहाँ पर कर थे जो कि धान्य, चाट, विशिष्ट, बलि, ऊपरी कर, शुल्क, प्रणय, भट्टकर, ये सब भू राजस्व के कर थे। गुप्तकालीन का समाज कैसा था उसके बारे में आप देख सकते हैं। स्त्रियों की दशा क्या थी? दास प्रथा भी था उस समय। कुछ सकारात्मक परिवर्तन भी हुए थे। गुप्त काल में धार्मिक स्थिति भी रही थी जो कि नव हिंदू धर्म की शुरुआत इसी काल में हुई थी, गुप्त काल में ही। और भगवान हरिहर की मूर्ति भी इसी समय मतलब एक बनाई गई थी भावनापूर्वक। और गुप्तकालीन का स्थापित किया गया देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो कि ललितपुर जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और तिगवा का विष्णु मंदिर यह जबलपुर में पड़ता है जो कि मध्य प्रदेश में है। एरण का विष्णु मंदिर सागर जिला जो कि मध्य प्रदेश में है। और भीतर गांव का कृष्ण मंदिर जो कि कानपुर के उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कम से कम सातों के सातों मैंने लिख दिया है। आखिर इसके गुप्त काल के प्रमुख मंदिर कौन थे, ये कौन कौन से स्थापित किए गए, सब कुछ आपको बारे में बता गया है। और गुप्तकालीन की शिक्षा एवं साहित्य कैसा था उस समय? गुप्तकालीन का साहित्य एवं विशेषताएं भी थी कुछ। और गुप्तकालीन की रचनाएं जो कि आप 6, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। 7वां उतना नहीं है लेकिन 6 के 6, पहला, दूसरा, चौथा, 5वां और छठा। 7 में 5 बहुत ही मुख्य रूप से हैं। आप इन्हें मुख्य रूप को जरूर नोट करना है। भले ये दो लोगों का जो मैंने बताया है इसे नोट कीजिए या ना कीजिए, लेकिन ये दोनों को जरूर नोट कीजिए। ये आपके ऊपर है, लेकिन नोट कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। लेकिन ये 5 जरूर नोट कर लीजिएगा और इसे याद भी कर लीजिएगा। मालविकाग्नि मित्रम जो कि कालिदास थे। अग्निमित्र एवं मालिकाविका का प्रणय के कथा थे। अन्य रचनाएं थी इनकी कालिदास की। उसी समय गुप्तोत्तर काल चला जो कि भारत के राजनीतिक इतिहास में गुप्त वंश के पतन के पश्चात विकेंद्रीकरण एवं क्षेत्रीयता का अभिवार हुआ था। गुप्त वंश के पश्चात अनेक छोटे छोटे राज्य बने, जैसे थानेश्वर का पुष्यभूति वंश, कन्नौज का मौखरी वंश आदि प्रमुख राज्य थे। पुष्यमूर्ति वर्धन वंश, इस वंश की स्थापना पुष्यभूति ने थानेश्वर में की जो कि हरियाणा में पड़ता है। यह संभवतः गुप्तों के समांतर थे जिन्होंने मौका पाकर स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था। पुष्यभूति वंश के प्रभावशाली शासक थे प्रभाकर वर्धन जो कि वर्धन वंश की शक्ति का एवं प्रतिष्ठा संस्थापक प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन ने परम भट्टाकर एवं महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। उसके बारे में सब बताया गया है, आप देख लीजिएगा। राज्यवर्धन जो कि प्रभाकर वर्धन के जीवन के अंतिम दिनों में हूणों का आक्रमण हुआ, परंतु प्रभाकर वर्धन युद्ध में जाने के लिए असमर्थ था। अतः इसका पुत्र राज्यवर्धन युद्ध के लिए गया, किंतु युद्ध के मध्य में ही प्रभाकर वर्धन का स्वास्थ्य उस समय उसका बिगड़ गया था, तो वो वापस लौट कर आ गया था और प्रभाकर वर्धन की मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, ये सब उनके बारे में सब क्या क्या किए वो सब बताया गया है। जो जो रेड पेन से यहाँ पर नोट किया गया है वो सब महत्वपूर्ण है, उसे ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। अब आइए हम पढ़ेंगे मौखरी वंश। मौखरी वंश, इस वंश का संस्थापक संभवतः गुप्तों का समान था, क्योंकि इस वंश के प्रारंभिक 3 शासकों हरिवर्मा, आदित्य वर्मा एवं ईश्वर वर्मा को महाराज की उपाधि प्राप्त थी। बाद में इन तीनों शासकों का ईशान वर्मन, सर्ववर्मन एवं अवंती वर्मन को महाराज धीराज की उपाधि प्राप्त हुई थी। अतः ईशान वर्मन इस वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं शक्तिशाली राजा प्रतीत होता है।
गुप्त वंश के पतन के बाद कनौज उत्तर भारत का शक्ति स्थल बना। इसी कारण भारत का एकच्छ सम्राट बनने की होड़ में गुर्जर, प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट के माध्यम में एक लंबा त्रिदलीय संघर्ष चला था। मौखरी वंश के शासक कौन थे? ईशान वर्मन, सर्ववर्मन, अवंतीवर्मन, ग्रहवर्मन, हर्ष जो कि राजश्री के साथ था, और सुचंद्र वर्मन जो कि अंतिम था। कनौज के लिए त्रिदलीय संघर्ष किए गए थे। इसका कारण थे, इसका पहला था प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट। कनौज पर स्वामित्व के लिए संघर्ष का आरंभ पाल शासक धर्मपाल ने किया। इसके बाद प्रतिहार शासक इस संघर्ष में शामिल हुए एवं बाद में राष्ट्रकूट इस संघर्ष में कूदे। इस संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चला तथा अंतिम रूप से प्रतिहार शासक सफल हुए। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अगर चाहते हैं कि जीएस का बेहतरीन नोट्स बनाए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कोई भी मित्र, सगे संबंधी जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अगर जीएस का नोट्स फ्री में चाहते हैं, फ्री में नोट्स अवेलेबल करना चाहते हो, भी बेहतरीन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाएं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।